साथियों, आप सबका नमस्कार। पब्लिक फोरम में आपका स्वागत है। पब्लिक फोरम की ओर से मेरे साथ टेक्निकल टीम के साथी दिनेश उइके के साथ में मैं भुवन नेताम। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि चुनाव का अभियान चल रहा है और उसी अभियान के तहत हमर चुनाव, हमर विधानसभा और हमर प्रत्याशी, उसी कार्यक्रम के तहत पब्लिक फोरम की ओर से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे जो बीच में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी साथी योगेश साहू जी यहाँ पे चुनाव प्रचार के दरमियान यहाँ पे उनसे मुलाकात हो गई है। तो चलिए लगे हाथों अपन उनसे बात कर लेते हैं कि वे इस कोरबा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी हैं, तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में वो कैसा महसूस करते हैं। तो साथी योगेश जी, सबसे पहले आप अपने परिचय के साथ में आप ही से बात शुरू किया जाए, तो आप अपने बारे में परिचय के साथ बताइए प्लीज। सर, मैं योगेश साहू और मैं पीपीआईडी डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रत्याशी हूं कोरबा विधानसभा का। और हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 7 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारा है। और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य इसमें इस क्षेत्र में है कि इस क्षेत्र के जो पिछड़े लोग हैं, SC ST OBC के वर्ग के जो लोग हैं, उनको शासन प्रशासन में मौका दिया जाए। और वे हमारे ये लोग शासन प्रशासन में बहुत ही पिछड़े हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने चाहा है कि हमारा भी प्रत्याशी हो। और कब तक हमारे जो वर्ग के लोग गुलामों की तरह जिंदगी जिएं और इनको भी एक शासक के रूप में शासन और प्रशासन में होना चाहिए, और इसलिए हम लोगों को उतारा है। पीपीआई डेमोक्रेटिक पार्टी के जो फाउंडर मेंबरान कुछ साथी हमारे बीच में हैं, पासवान साहब हैं, धीरिये साहब हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि जनता के बीच में पार्टी के सरोकार क्या रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पार्टी के क्या गतिविधि रहे हैं, और आज के डेट में पीपीआई के रूप में छत्तीसगढ़ में जनता के बीच में और पार्टी को लेकर के क्या गतिविधि है और इस परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या विचारधारा है, तो अपन डिटेल्स जानना चाहेंगे। पासवान साहब। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं जब से आया हूँ छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ पीपीआईडी का फॉर्म जो है, आम जनता में इसकी बहुत अच्छी सोच है। आम जनता यह जानती है कि पीपीआईडी एक नेशनल फॉर्म है जो पूरे देश के लिए ये आंदोलन कर रहा है, सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि सारे देश की व्यवस्था पर एक ब्राह्मण तंत्र कब्जा कर लिया है। और भारत का जो मूल निवासी है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी जो है, वो जो है अधिकार वंचित हो गया है। इसलिए जहाँ भी हमने दौरा किया है छत्तीसगढ़ में, हर जगह इसका जनता का जो सोच है एकदम पॉजिटिव है कि सत्ता में इसको लाना जरूरी है। और इसके लिए जो है सारे लोगों का सोच है कि इसकी जो लड़ाई चल रही है, राष्ट्र लेवल पर लड़ाई चल रही है, हम देश के 18 राज्यों में जो है चुनाव में हम फेस करते हैं। और हमारी पार्टी तो फिलहाल बनी है, लेकिन जहाँ भी इसकी जन जागृति होती है वो पॉजिटिव होती है और सारे लोग इससे खुश हैं कि हम आएंगे, सत्ता में इनको लाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देश की व्यवस्था पर एक तंत्र हो गया है। भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, भारत में ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया है। न्यायपालिका पर उसका कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पर उसका कब्जा है, पार्लियामेंट पर उसका कब्जा है और जुडिशियल सारे मीडिया पर उसका कब्जा है। हमारा तो सोशल मीडिया सिर्फ बचा हुआ है, सोशल मीडिया से ही हम लोग जो भारत का मूल निवासी हैं उसका बाजार चल रहा है। हमारे इस देश में तो लगता है कि हम ही लोग जो हैं सो विदेशी हैं और जो शासक है वो इस देश का मूल निवासी है। लेकिन बहुत बड़ी दुर्दशा भारत की है जो मूल निवासियों का है कि इन्हें जो है, जैसे कहता है कि पीपीआईडी एक ऐसा भारतीय शुद्ध घी है जो कुत्ते को पचता नहीं है और गधे को समझ में आता नहीं है। जिस दिन समझ जाएगा उस दिन भारत का मूल निवासी जो है इस देश का शासक बन जाएगा। और हमारा समाज जो है वो इतना अति है, चूँकि भारत में एक चीज देखा जा रहा है कि भारत के मूल निवासियों को समझाना कठिन है और बेवकूफ़ बनाना आसान है। और जब तक ये बेवकूफ़ बन रहा है, इसीलिए 75 साल से आज गुलामी झेल रहा है। जिसकी आबादी 90% हो, इस देश का शासक नहीं है, ये भारत की विडंबना। इसलिए हम उसको तोड़ने के लिए सामाजिक क्रांति और सामाजिक अवेयरनेस ला रहे हैं, ताकि भारत का मूल निवासी जो है वो सत्तासीन हो जाए। और जो देश की व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है 10% लोग, उसे तो आज नहीं तो कल तो सत्ता से जाना तय है।
देश की धरती कुछ नहीं होगा। वो जितने भी लोग हैं लूट के ले जा रहे हैं, ले जाएं। अगर तुम समझ रहे हो कि हम जन्म के आधार पर श्रेष्ठ हैं, हम भगवान के ठेकेदार हैं, तो तुम्हें महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हम भारत के उन शासकों को आगाह करना चाहते हैं कि होश में आओ और संभल जाओ। हमारे बीच में धीरी साहब भी हैं, एक लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के आइडियोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में अपन उनसे जानना चाहेंगे कि वो पार्टी के प्रति, पार्टी के संबंध में विचारधारात्मक रूप से कैसे सोचते हैं, उनका अपना क्या नजरिया है। धीरी साहब, हमारी पार्टी जो है हमने 2018 से इसको लॉन्च किया है। हमारी पार्टी जो है संविधान की राजनीति और सामाजिक लोकतंत्र की ओर है, उस दिशा में ये काम करेगा। हमारी पार्टी जो है ब्राह्मणवादी गैर बराबरी की हर उस व्यवस्था के खिलाफ है जो लोगों के साथ लिंग से, जन्म स्थान से, भाषा से, क्षेत्र से, राज्य से और हर प्रकार से जो लोगों के साथ गैर बराबरी होता है, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो दबे कुचले समाज के साथ हो, अगर उनके साथ देश में किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार होता है तो हमारी पार्टी जो है उसके लिए धरना प्रदर्शन और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का काम करती है। और मूल निवासी बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे और हम सामाजिक समानता के लिए हमारी पार्टी जो है प्रतिबद्ध है और हम निरंतर इसके लिए लड़ते रहेंगे। साहू जी, मैं फिर से आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो है कोरबा विधानसभा में लगभग 19 प्रत्याशी हैं, तो 19 प्रत्याशियों में और पार्टियों में आपका सीधा सीधा जो मुकाबला है प्रत्यक्ष रूप से किन से है या किन किन से है आपके पार्टी का मुकाबला, या किन से आपका टक्कर है? प्लीज जी, हमारा सीधा मुकाबला इस क्षेत्र के विधायक जय सिंह भैया जी से है और इस क्षेत्र में पिछले 15 सालों में आप देखेंगे कि मैंने खासकर यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं को देखा। 15 साल उनको विधायक हो गया, लेकिन आप ध्यान शायद सभी लोग दिए होंगे कि जो हमारा 100 बेड हॉस्पिटल है उसमें बेसिक सुविधाएं नहीं है। अभी तक सीटी स्कैन मशीन जैसी छोटी चीज़ नहीं है आई है वहाँ। मतलब कि वहाँ आज भी किसी को सीटी स्कैन करवाना हो तो वो एक निजी अस्पताल में जाएंगे। मैं इन बड़े मंत्रियों, विधायकों को अभी भी हर जोन में एक एक अस्पताल, कम से कम प्राथमिक अस्पताल होना चाहिए, तो जोन लेवल में अस्पताल तक नहीं है। और आप देखेंगे कि आपको ब्लड टेस्ट भी कराना है तो 100 बेड ही जाना पड़ेगा। पता चलता है कि वहाँ ब्लड टेस्ट करने के लिए भी बाहर भेज रहा है। मैं कई मंत्रियों को देखा मैंने कि बड़े बड़े निजी अस्पताल को उद्घाटन करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका फोटो बैनर मैं देखा नहीं कहीं पर कि वो किसी प्राथमिक अस्पताल को उद्घाटन करते हुए अपना बैनर फोटो लगवाएं। अभी बालको में कुछ दिन पहले हमने विधायक जी का बहुत बड़ा बैनर देखा एक निजी अस्पताल को उद्घाटन करते हुए। लेकिन आप क्षेत्र में देखोगे तो ऐसा कोई आपको फोटो तक नहीं दिखेगा कि मुख्य अस्पताल को उद्घाटन किया गया। वो भी होना चाहिए। और हमारी पार्टी, हम जब शासन और सत्ता में आएंगे तो यह काम करेंगे। और जैसे कि राखड़ है, राखड़ का ऐसा राखड़ से प्रदूषण फैला दिया गया है आसपास में कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसके साथ ही लोकल स्तर पर जो मजदूरों का शोषण हो रहा है नौकरी के नाम पर, ऐसा नहीं कि कोरबा में नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोजगार के नाम पर जो ऐसा इतनी कम सैलरी दी जाती है कि उस सैलरी से वो और कर्जे में डूब जाता है। नौकरी मिल गया, माँ बाप शादी कर देते हैं, खर्चे बढ़ जाती हैं, वो कर्ज लेता है और एक कर्जे के जाल में फंस जाता है। आप स्वयं भारत एल्युमिनियम कंपनी के एल्युमिनियम उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ तो बेरोजगारी है, भयंकर बेरोजगारी और भयंकर प्रदूषण के संबंध में लोगों में काफी शिकायतें हैं, अब बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो इस रोजगार के सवाल पे, प्रदूषण के सवाल पे स्पेसिफिक आपका क्या अनुभव है? आप इस संबंध में अपना क्या, उसमें क्या आपका क्या नजरिया, क्या कहना चाहते हैं आपकी ओर से और पार्टी की ओर से भी? देखिए, सबसे पहले तो रोजगार, स्थानीय जो लोग हैं
उनको स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए। चाहे स्थानीय का मतलब मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब आज लोग जो कई जगहों से इस जगह पे आकर बस गए हैं कई सालों से, उनके भी बच्चे वो भी स्थानीय में आ जाते हैं। तो उन सब के बच्चों को पहले तो ये रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि वो कई सालों से इस क्षेत्र के प्रदूषण राखड़ खा रहे हैं। पहला हक अधिकार उनका बनता है। उसके बाद यहाँ से बच जा रहे हैं तो अब बाहर से लोगों को बुलाओ। फिर प्रदूषण तो यहाँ का कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी है आसपास के सभी कंपनियों में और शासन प्रशासन में, जिसके कारण अगर वो व्यवस्था सुधर जाए तो राखड़ और राखड़ से संबंधित समस्या दूर हो सकती है। और राखड़ का परिवहन के कारण जो लोगों के जान माल की हानि हो रही है, ये समस्या भी दूर हो सकती है अगर सही ढंग से यातायात से संबंधित मैनेजमेंट किया जाए। यही कहना था। कोरबा जिले में विस्थापन, बसाहट, बेरोजगारी, मुआवजा को लेकर के एक लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं और ये समस्या दिनों दिन बढ़ते रही है और लगभग करीब करीब 40-45 साल हो गया, लगभग एक पीढ़ी खत्म हो गई। उनकी समस्याएं जो है ACCL हो चाहे NTPC हो, बालकों का भी है, बहुत सारे मुद्दे अभी भी पेंडिंग हैं। तो इन सब सवाल को, ये तो बुनियादी सवाल हैं, तो ऐसे इसमें पार्टी की ओर से, और आप स्वयं यहाँ से जुड़े रहे हैं, तो आपका उसमें क्या नजरिया है, आपके क्या अनुभव हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जिन लोगों का मुआवजा नहीं मिला है और क्या है, कोई फैक्ट्री जब विस्तार होता है तो उस क्षेत्र के लोगों का बसाहट हटाया जाता है और उनको नया ज़मीन दिया जाता है। तो अगर किन्हीं भी लोगों के साथ ऐसा न्याय गलत हुआ है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारा ये कहना है। इस कोरबा जिले में और आज के परिस्थिति में चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तमाम पूंजीवाद इस कदर हावी हो चुका है, इतना महंगा हो चुका है और इस चुनावी बयार में नोटों का बौछार ऐसा होता है, ये लोगों का कहना है। और यहाँ तो कुछ हमारे यहाँ कोरबा जिले के जो मंत्रीगण हैं उन पर आरोप भी लगे हैं कि कहीं न कहीं से नोटों की खरीदारी पैसों से होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर रोक लगाने के लिए आपकी ओर से, आपके पार्टी की ओर से ऐसी क्या योजनाएं हैं, इस पर अपना विचार रखें प्लीज। जी, चुनाव लड़ने के लिए एक्चुअल में कहा जाए तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक पूंजीवादी व्यवस्था ने ऐसा पैसा दिखा दिया कि चुनाव आम आदमी लड़ ही नहीं सकता। मतलब आम आदमी बाहर ही हो जाए चुनावी व्यवस्था से। आज के डेट में बिना पैसे के आप चुनाव कैसे लड़ेंगे इस व्यवस्था में? देखिए, बिल्कुल बिना पैसे के चुनाव लड़ा जा सकता है। और चुनाव कौन लड़वाएगा? पब्लिक ही लड़ा सकती है। पब्लिक अगर अपने कैंडिडेट्स को अच्छा कैंडिडेट को सहयोग करे कि हम आपको वोट भी देंगे और हम आपको नोट भी देंगे, हमारा वोट भी लीजिए और नोट भी लीजिए और आप चुनाव लड़िए और हमारा सेवा कीजिए। क्या आज के परिस्थिति में ऐसा संभव, ऐसा सोच लाना, ऐसा परिवर्तन लाना या ऐसा मानसिक परिवर्तन लाना ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा। जब हमारे पूंजीवादी व्यवस्था के लोग पब्लिक के अंदर में पैसा दे करके ये माहौल बना चुके हैं कि एक कैंडिडेट ही पैसा देगा, तो हम पब्लिक भी एक ऐसा व्यवस्था बना सकते हैं कि नहीं, हम कैंडिडेट को पैसा देंगे और हमारे खर्चे से चुनाव लड़े और जीत के आके हमारा कार्य करे। और जब कैंडिडेट जब खर्चे नहीं करे रहेगा, उसके पास कोई उधार ही नहीं रहेगा, चुनाव के बाद कोई पेंडिंग रहेगा, जरूर वो पब्लिक का सेवा करेगा। शासन प्रशासन के बहुत सारे अधिकारी, नेता, इनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। कोयला से ईडी के छापे तमाम जो है हमारे शासन प्रशासन के बहुत सारे अधिकारियों पर लगते रहे, आरोप लगते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आपने किस ढंग से इन सब चीजों को देखा है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, आरोप लगना, जैसे कि मैं आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं लालू यादव, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया भ्रष्टाचार का, कई प्रकार का। फिर हमने मायावती जी को भी देखा, उनके ऊपर भी कई आरोप लगा गए। तो हमारे जहाँ तक पिछड़े वर्ग OBC वर्ग के SC ST के लोग जब आते हैं तो ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं उनको डोमिनेट करने के लिए। अब छत्तीसगढ़ में देखिए कि यामिनी साहू जी जो कथावाचक थी, तो जैसे ही वो अपना काम ऊपर लेवल में आई, जो अपर क्लास के लोगों का काम था, उनको ऊपर उनको धमकी दी गई, भद्दी गालियाँ दी गई। हमारे OBC वर्ग के साहू समाज की एक कलेक्टर हैं रानू साहू जी,
रानू साहू जी जब कोरबा में कलेक्टर थी तो उनको सीधे सीधे विधायक मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचारी कहा गया, और भ्रष्टाचारी कहने के बाद उनके ऊपर ईडी में फंसा के उनको जेल में डाल दिया गया। फिर भी हमारे ओबीसी समाज के, साहू समाज के लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उनके वर्ग के लोगों के साथ बड़े जो लोग हैं उनको ऐसे फंसा दिया जाता है आरोप लगा करके। तो एक्चुअल में ईडी, भ्रष्टाचार, ये मैक्सिमम चीज़ें एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को शासन सत्ता से बाहर करने के लिए ही ये सब चीज़ लाई गई। एक्शन लेना है तो सीधा लीजिए ना आप, ये ईडी लाओ, ये करो, ये सब हमारे वर्ग के लोगों को शासन सत्ता से बाहर करने के पीछे रहने के बस आप मजदूरी करो, रोजी मजदूरी करो, और चुनाव मत लड़ो, चुनाव में मत आओ, ये इनका कहना है। शासन सत्ता से दूर रहो आप लोग, चुनाव लड़ना ही क्यों है, जाओ ना कमाओ खाओ, ऐसा। महिलाओं का पूरे भारतीय समाज में, पूरा भारतीय नहीं पूरे विश्व के समाज में पूरा आधा हिस्सा है। ऐसी परिस्थिति में पीटीआई के तरफ से, क्योंकि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा जागरूक है, एक लंबे समय से काम भी कर रहे हैं बाबा साहब के आइडियोलॉजी के तहत। बाबा साहब ने भी महिलाओं के अधिकार पर बहुत सारा काम किया। तो हमारे पीटीआई डेमोक्रेटिक के तरफ से अभी कितने महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, और राजनीतिक साझेदारी सामाजिक रूप से सरोकार के रूप में, खासतौर से राजनीतिक साझेदारी कितने कितने महिलाओं को टिकट दी गई, या राजनीतिक हिस्सेदारी कितने महिलाओं को दी गई, इस संबंध में पार्टी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे पार्टी का सीधा कहना है कि देश में महिलाओं की संख्या आधी है, तो शासन सत्ता में सीधा 50% उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और उन भागीदारी में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 50% भागीदारी हमने दे दिया और पता चला है वो 50% भागीदारी में फॉरवर्ड क्लास ही चला गया। तो उस 50% भागीदारी एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होनी चाहिए। और हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 7 विधानसभा में जो प्रत्याशी उतारा है उसमें से 4 तो महिला हैं। आपका सावित्री यादव जांजगीर से हैं, एक आराधना मित्रा जी हैं बिल्हा से, आशा ब्रह्मा जी हैं पामगढ़ से, और एक और आशा मैडम है जयपुर से। ऐसे करके 4 तो हमने महिला प्रत्याशी ही उतार दिया है छत्तीसगढ़ में। अच्छी बात। चुनाव जीतने के बाद में पार्टी की पहली प्राथमिकता यहाँ के समस्याओं को देखते हुए क्या रहेंगी? पार्टी की पहली प्राथमिकता रहेगी कि लोगों में आत्मसम्मान की भावना लाना, जागरूकता लाना। एक्चुअल में उनका शोषण होता है जागरूकता की कमी से, शिक्षा की कमी से। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि सभी गवर्नमेंट स्कूल को सरकारी कर दिया जाए, सरकारी नहीं, इंग्लिश मीडियम कर दी जाए। जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं राष्ट्रीय, उनका सीधा इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए। और क्योंकि आप देखेंगे कि जब झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं होती हैं, कहीं दिल्ली मुंबई में कमाने खाने जाते हैं तो ये लोग बाई का काम करते हैं, लेकिन वहीं कर्नाटक की और तमिलनाडु की जो महिलाएं जो होती हैं, दिल्ली मुंबई में कमाने खाने जाएंगे वो लोग ना, तो वहाँ कहीं ऑपरेटर का काम करेंगे, किसी रिसेप्शन में काम करेंगे, बाई का काम नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? तो उनकी शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई है अपने गांव में, अपने ये में, जबकि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में होती है या फिर होती ही नहीं है। ये मूल कारण है। तो हम शिक्षा पर पूरा जोर देंगे, ये हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो निश्चित रूप से हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और इस लंबे चुनाव प्रचार के काफी व्यस्तता है, उसमें आपने समय दिया, उसके लिए पब्लिक फोरम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों, तो ये रहा हमारे पीटीआई डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी साथी योगेश साहू जी का। तो हम इसी तरह से पब्लिक फोरम के माध्यम से आपके बीच आते रहेंगे। ये जो चुनावी का जो माहौल है, खासतौर से हमारा एक कार्यक्रम है हमर चुनाव, हमर विधानसभा और हमर प्रत्याशी। ये कार्यक्रम के तहत हम अपने कोरबा जिले के कोरबा विधानसभा क्रमांक 21 के जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे हम मिलेंगे, जनता के भी ओपिनियन अपन लेते रहेंगे और इसी प्रकार से हम आपके बीच में बार बार आते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, पब्लिक फोरम के साथ भी जुड़े रहिए। पब्लिक फोरम की ओर से मेरे साथ टेक्निकल टीम के साथ दिलेश उइके के साथ में मैं भुवन नेताम, आप सबका सादर सेवा जोहार, नमस्कार, थैंक यू।